आज का हमारा अध्याय है 5 पदार्थों का पृथक्करण। हमारे दैनिक जीवन में हम कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जिनसे हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छालनी द्वारा पृथक किया जाता है। फसल कटाई के पश्चात अनाज के भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा था। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को औंठते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं। आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यही सत्य है? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए आप क्या करोगे? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। परंतु पहले यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। क्रियाकलाप 5.1 के कॉलम 1 में पृथक के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या प्रत्येक ये हमारे पास सरणी 5.1 है। हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं? सबसे पहले हमारे पास दिया गया है पृथक्करण का प्रक्रम। उसके बाद में हमारे पास जो कॉलम दिया गया उसके अंदर उद्देश्य है कि हम इसको पृथक क्यों करते हैं। उसके बाद में हमारे पास तीसरा कॉलम है पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं, जैसे कि चावल से पत्थरों को पृथक करना। ये हमारा प्रक्रम है। इसके अंदर दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना होता है, जिसके अंदर हमारे पास पत्थर और चावल है। हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं, यानी कि पत्थर को निकाल के फेंक देते हैं। उसके बाद हम मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, यह हमारा उद्देश्य है। उसके बाद में हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, जैसे कि मक्खन निकाल लिया और जो बच गया उसको हम एक साइड में डाल देंगे। चाय की पत्तियों को पृथक करना, यह हमारा प्रक्रम है। और किस उद्देश्य के लिए करते हैं? हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करना। हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं इसके अंदर। तो आइए अब आगे देखते हैं। प्रक्रम का उद्देश्य तथा पृथक अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हम उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के माप तथा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। यह पदार्थ की 3 अवस्थाओं में हो सकते हैं, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकता है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण को पृथक करते हैं जिनके गुणधर्म में अत्यधिक भिन्नता है। अब हमारे पास आएगा पृथक्करण की विधियां, कि हम पृथक किस किस विधि से करते हैं। हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलाप में किया होगा। जैसे कि हमारे पास जो सबसे पहली विधि है वो है हस्तचयन। इसके अंदर हमारे पास क्रियाकलाप दिया गया है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अंकन पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े
भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं। अब आपके हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इससे पृथक कीजिए। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। आइए अब जो हमारे पास दूसरा पृथक्करण करने की विधि है वो देखते हैं। दूसरी हमारे पास है थ्रेसिंग। आपने खेत अथवा खलिहान में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों को गट्ठर देखे होंगे। पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे को डंडों पर अनकण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गड्ढों पर लगे अनकणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अनकणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अनकण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अनकणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? सूखे पौधों की डंडियों से अनकणों को अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को हम थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अनकणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अनकणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास जो तीसरी विधि है वो है निष्पावन। इस विधि के अंदर क्या होगा, आइए हम क्रियाकलाप 3 से समझेंगे। इसके अंदर हमें क्या करना है, सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण लेना है। इस मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों को कणों को माप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़ हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होगा, इन दोनों अवयवों में रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन विधि कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। इस विधि में क्या होता है कि हम किसी भी मिश्रण को लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास 2 प्रकार के कण होते हैं, एक भारी कण और एक हल्के। जब इसको हवा के अंदर हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में नीचे गिराते हैं तो जो हल्के कण हैं वो वायु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाते हैं तथा भारी कण एक स्थान पर निकल जाते हैं। इस प्रकार से इस विधि को निष्पावन विधि हम बोलते हैं। अभी जो अगली विधि हमारे पास है चालन विधि। इस विधि के अंदर हमें क्या करना होता है, जैसे कि हम कभी कभी आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हमें इस उपस्थिति में चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम अपने छलनी का उपयोग करते हैं, उसमें आटा डालते हैं। आटे के छोटे कण छलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं जबकि बड़ी अशुद्धियां छलनी में रह जाती है। प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थर तथा भूसे जैसे अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी छालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियों तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उनको दूर किया जाता है।
आपने इसी प्रकार के बड़े चालकों को भवन निर्माण तथा स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर को पृथक करते हुए देखा होगा। इस विधि के अंदर हमें करना क्या होता है कि जैसे कि आटा है, गेहूं है, उसके अंदर हमारी अशुद्धियां मिली हुई होती हैं। उन अशुद्धियों को हम छान कर एक तरफ कर लेते हैं, जिसके अंदर अशुद्धियां जो छलनी में बच जाती हैं, और जो हमारा उपयोग करने का है वो एक नीचे हमारे रखे हुए बर्तन के अंदर आ जाता है। इस प्रकार इस विधि को हम चालन विधि बोलते हैं, जो ये हमारे पास प्रक्रिया होती है। तो आइए जो हमारे पास आगे की जो विधि है इनको पृथक करने की, अब वो देखते हैं। अब हमारे पास है अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। इन विधि के अंदर क्या होगा हमारे पास, कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। जैसे कि चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले अशुद्धियों को कैसे पृथक किया जाता है? प्राय पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? बर्तन को थोड़ा टेढ़ा सा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल की मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास होता क्या है कि जैसे कि हमारे पास कोई भी मिश्रण है, जब उसके अंदर हम जल को मिलाते हैं तो जो अशुद्धियां हैं तली में बैठ जाती हैं। इस प्रकार जो तली में बैठ गई उस प्रक्रम को हटाने को, उस विधि से पृथक करने को हम अवसादन बोलते हैं। तथा जल डालने के बाद जो उसको बिना हिलाए डुलाए जो अशुद्धियां हैं वो ऊपर आ जाती हैं तथा उनको उड़ेल दिया जाता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया को हम निस्तारण कहते हैं। आइए अब इनको पता लगाने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। जो हमारी निस्तारण विधि है उसके द्वारा तेल तथा जल को अलग अलग किया जाता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दोनों पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। जैसे कि तेल के अंदर या जल के अंदर तेल को डालते हैं, कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जो तेल की परत है वो जल के ऊपर बन जाती है और उसको निस्तारण विधि द्वारा निकाल दिया जाता है। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करते हैं। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छलनी या छन्नी का प्रयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखते हैं। इनकी सहायता से हमें कुछ मिलता है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी नजर? अब चाय को एक छलनी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छलनी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को हम फिल्टर करना कहते हैं या निस्यंदन बोलते हैं। यानी कि हमारे पास क्या है कि कुछ मिश्रित जल में अशुद्धियां होती हैं जिसको हम निस्तारण, अवसादन या हस्त छांटना उससे अलग नहीं कर सकते। उनको हम छान के ही अलग कर सकते हैं। इस प्रकार उसको छान के उसको अलग करना, अशुद्धियों को, उसको हम फिल्टर करना भी बोलते हैं। अब सोचे तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी होगी? आइए अब हम उनके उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या आप सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदा जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए देखते हैं इसको पृथक्करण की कुछ विधियां जो जल से मिट्टी जैसे अम्लीय अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्रियाकलाप नंबर 5 पढ़ेंगे। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए।
यदि यह न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी सी मिट्टी मिला लीजिए। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जल का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए तथा परीक्षणों को लिखिए। हम देखेंगे कि गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है। इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए डुलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेल लीजिए। अब इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्संदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्संदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए दागों के बीच में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं या रंध्र बोलते हैं, कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग हम फिल्टर के रूप में करते हैं। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्संदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र होते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्संदनक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जैसा कि हमारे चित्र 5.9 में फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दिखाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा लीजिए। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर के पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं होकर गुजर पाते तब फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। ये देखिए जो हमारे पास चित्र 5.9 दिखाया गया है, इसके अंदर जो फिल्टर बनाने की विधि भी दिखाई गई है, उसको रखने के बाद इसके अंदर से कैसे उपयोग होगा वो भी हमें दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनमें बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्संदन विधि का उपयोग घरों तथा पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर के इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। इसके बाद में हमारे पास विधि आती है वाष्पन विधि। अब ये वाष्पन विधि क्या होती है, इसको हम क्रियाकलाप 6 में पढ़ेंगे। एक बीकर लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें 2 चम्मच नमक डालिए और उसको अच्छी तरह मिलाइए। मिलाने के बाद हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि बीकर में कोई नमक हमें दिखाई नहीं दे रहा। नमक जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबलकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? जब हम उसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे जो हमारा पानी है वो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाएगा और जो नीचे हमारे पास क्या है, नमक बच जाएगा। इस प्रकार जल को उसके वाष्पन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। एक हमारे पास विधि है जिसके द्वारा हम जल के अशुद्धियों को पृथक करते हैं, यानी कि हम जल के अंदर मिश्रित नमक को वैसे और किसी विधि से नहीं निकाल सकते, इसलिए हमको जल को वाष्पन के रूप में बदलना पड़ेगा। उसके बाद में जो हमारे पास बचेगा वो नमक बच जाएगा। इस प्रकार जल को उसके वाष्पन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम वाष्पन विधि कहते हैं। तो ये इसके अंदर हमारे बताया गया है। जैसे कि बड़े बड़े जो समुद्र के किनारे होते हैं उसके अंदर जो हमारे पास नमक आता है वो ऐसे ही होता है। बड़े बड़े गड्ढों को पानी भर के छोड़ दिया जाता है। सूर्य प्रकाश से जल गर्म होकर धीरे धीरे वाष्प हो जाता है और हमारे पास जो नीचे ठोस लवण बच जाता है, उस लवण को संशोधित करके हमारे पास जो हम नमक खाते हैं उसको हमारे पास फिर अशुद्धियों को दूर करके पहुंचाया जाता है। कई बार पृथक की एक से अधिक विधियां भी हो सकती है। जैसे कि हमारे पास कई अवयव दिए गए हैं तो उनको पृथक करने के लिए हमें एक से ज्यादा अधिक विधि लगानी पड़ती है। इसको समझने के लिए आइए हम क्रियाकलाप नंबर 7 देखते हैं। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसमें आप कैसे पृथक करेंगे? अगर हमारे पास रेत और नमक मिक्स है, उसका मिश्रण है, तो हम उसे अलग अलग नहीं कर सकते, ना ही हाथ से ना ही किसी और तरीके से। तो अब हम इसको करेंगे कैसे? इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। जब हम इस मिश्रण के अंदर जल मिलाएंगे तो उसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख देंगे। इसके बाद क्या देखेंगे कि रेत बीकर की तली में बैठ गया है।
जो नीचे बैठ गया है उसे निस्तारण ना निस्यंदन दोबारा पृथक कर सकते हैं। यानी कि जब हम इसको फिल्टर करेंगे तो हमारे पास रेत है जो छलनी के अंदर जो फिल्टर पेपर है उसके अंदर फंस जाएगा और हमारे पास जो मिश्रण निकलेगा वो नमक और पानी का निकलेगा। और जो नमक और पानी का हमारे पास मिश्रण निकला है उसको फिर हम दूसरी विधि से यानी कि जो हमारे पास वाष्पन विधि थी उसके द्वारा हम उसको पानी को वाष्प में बदल देंगे और हमारे पास नमक बच जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई बार कुछ हमारे पास ऐसे मिश्रण हो जाते हैं जिसको हम एक विधि से प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उसके अंदर हमारे पास एक से अधिक विधि हमको जो है लगानी पड़ती है। और अब हमें क्या करना है, एक धातु की प्लेट लेनी है जिसके ऊपर हमें बर्फ रखनी है और जो प्लेट है उसको केतली की टोंटी के ऊपर पकड़ कर रखिए। जैसे कि हमारे पास जो चित्र 5.13 है उसके अंदर दिखाया गया है। इसके अंदर क्या होगा कि जो भाप बनेगी वो हमारे ऊपर जो बर्फ की हमने प्लेट ली है धातु की उससे टकराएगी। जब भाप ठंडी प्लेट से टकराएगी उसके संपर्क में आते ही जो हमारे पास वाष्प था वो पानी में यानी कि द्रव में जल में बूंद में बन के प्लेट से नीचे होकर गिरने लगेगा। जो ये विधि होगी इस विधि को हम जल संघनन द्वारा भाप बना है। इस विधि से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की विधि को संघनन बोलते हैं। यानी कि संघनन हम किसे बोलेंगे कि जो हमारे पास वाष्प की जल की बूंदें हुई हैं उनको ठंडा करके एकत्रित करने की क्रिया को उसको द्रवित रूप में बदलने की क्रिया को हम संघनन बोलेंगे। इस प्रकार जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया हो उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा जाता है। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है फिर केतली के पीछे क्या छूट जाता है। इस प्रकार हम मिश्रण से नमक रेत तथा जल को निस्तारण फिल्टर वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक अलग अलग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम एक से अधिक विधियों का प्रयोग करते हैं। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी मात्रा को घोल सकता है? आइए हम देखते हैं। जब हम इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, एक बीकर अथवा गिलास लीजिए और एक चम्मच तथा नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। इसके अंदर हमें करना क्या है कि एक एक चम्मच लीजिए और पानी के अंदर मिलाते जाइए। हम देखेंगे कि कुछ समय पश्चात जो नमक है वो इसके अंदर मिलना बंद हो जाता है, यानी कि वो अपनी जो भी जितनी भी उसकी कैपेसिटी थी यानी कि वो पूरी हो गई है। इस प्रकार जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता और जहाँ तक हमारे पास नमक घुल सकता है उस विलयन को हम संतृप्त विलयन बोलते हैं। यानी कि जिसके अंदर हमारी जो उसकी अक्षमता है, जो हमारे पास पानी की इसकी कैपेसिटी है जितना वो घोल सकता है उसको हम संतृप्त विलयन बोलते हैं। हम क्या उसको उसकी मात्रा से अधिक भी घोल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जल को गर्म करेंगे और उसके अंदर नमक को मिलाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गर्म करने के बाद उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अब जल को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। हम देखते हैं कि जब जल ठंडा होगा तो उसके अंदर धीरे धीरे उसकी तली के अंदर हमको नमक दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी को है बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब वो अपने असल रूप में आएगा तो उसके बाद में उसकी कैपेसिटी उसी मात्रा पर आ जाएगी। अब हमारे पास है, क्या सभी पदार्थों की जल में घुलने की क्षमता एक समान होती है? जैसे कि अगर हम मान लें कि एक गिलास पानी के अंदर 5 चम्मच नमक की घुल सकती है, तो क्या चीनी की भी 5 ही चम्मच पानी के अंदर घुलेगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि नमक के अंदर जो सभी की घुलनशीलता है वो अलग अलग है। अगर हमारे पास नमक की 5 चम्मच एक गिलास पानी में घुल सकती है तो हो सकता है कि चीनी की 6 या 7 भी घुल सकती हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल के अंदर
अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता अलग अलग होती है और जिस पदार्थ को जिस मात्रा तक यानी कि जिस लिमिट तक जिस कैपेसिटी तक घोला जा सकता है उसको हम संतृप्त विलयन बोलते हैं। उससे आगे उसकी मात्रा को हम नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम उसको घोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं घुलेगा।